जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही में एक गंदरबल इलाके में एक गुफा के कार्य के दौरान जेड मोड़ के पास एक लश्कर ए तैयबा की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट है, उसने एक आतंकवादी हरकत की है। इस हरकत को अंजाम देने वाला जो व्यक्ति है वो लश्कर ए तैयबा का एक हार्डकोर टेररिस्ट है। उसका नाम है शेख साजिद गुल। सवाल ये उठता है कि इस पूरी रणनीति के पीछे खेल क्या था और इससे भारत को क्या एक सबक मिलता है। आज के इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखिए कि अगर हम कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर किया गया टेररिज्म जो है उसके इतिहास को समझने की कोशिश करें तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि 1990 के दशक से लेकर 2019 तक इस पूरे पीरियड में पाकिस्तान ने एक कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री को कश्मीर में बनाया। कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री का मतलब कहने का ये है कि उसने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, इन जैसे संगठनों को कश्मीर घाटी में उतारा। सबको अलग अलग इलाकों में एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट करने के लिए उतारा। सबको अलग अलग गोल्स दिए, लेकिन अंत में सबका गोल केवल ये था कि कश्मीर घाटी में इस प्रकार से आतंकवादी हरकतें कीजिए कि कश्मीर का कंट्रोल पाकिस्तान के पास आ जाए। पाकिस्तान आज तक वो चीज़ में नाकाम रहा। इसके बाद जब 2019 में भारत की सरकार की तरफ से एक निर्णय लिया गया अनुच्छेद 370 को लेके, तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की रणनीति बदल गई। रणनीति बदलने के पीछे सिर्फ अनुच्छेद 370 एक अकेला ड्राइवर नहीं था। अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद भारत की सरकार ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर जितना भी उसके आतंकवादी के सपोर्ट में जो प्रूफ हमने गैदर किया था उसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ले जाकर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सामने एक्सपोज करने की कोशिश करी। हमने पूरे विश्व को बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इन जैसे संगठनों का सहयोग लेते हुए कश्मीर घाटी में आतंकवादी हरकतें करता है। इसका खमियाजा क्या हुआ? खमियाजा ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जब पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ना चालू हुआ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जब पाकिस्तान की ग्रे लिस्टिंग भी कर दी, उसके बाद पाकिस्तान को ये समझ आ गया कि वो आर्थिक तौर से पूरा का पूरा टूट चुका है। इस पूरे खेल से बदलने के चक्कर में पाकिस्तान ने अपनी रणनीति बदल ली। एक नीच प्रकार का देश जो कि इस चीज़ को नहीं समझ रहा कि आपकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है इस आतंकवाद के चक्कर में, तो आप उस आतंकवाद को बंद कर दीजिए, बल्कि उसने आतंकवाद को ही एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया। कॉन्सेप्ट ये दिया कि पाकिस्तान ने जब 2020 में ये देखा कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से एक गाज गिर रही है, तो उसने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद के ऊपर लगाम लगाने के बजाय उन्हीं के नए फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दिए। लश्कर ए तैयबा को खुद उसने पाकिस्तान की ISI ने समझा दिया कि अब आप खुद आगे मत आइए, अब आप क्या कीजिए कि अपने सारे के सारे लोगों को द रेजिस्टेंस फ्रंट में डाल दीजिए। और यही चीज़ उसने जैश ए मोहम्मद के साथ करी। जैश ए मोहम्मद को बोला कि अब आप आगे मत आइए, कश्मीर घाटी में कुछ मत कीजिए, आप एक नया फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, और उसके तहत कश्मीर घाटी में हरकतें चालू कर दीजिए। अब होगा क्या? इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। यदि लश्कर और जैश ए मोहम्मद खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगी तो पाकिस्तान अपना पल्ला झाड़ पाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कह के कि देखिए हम तो अब कुछ कर ही नहीं रहे, हमने तो इन संगठनों के ऊपर लगाम लगा दिया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप नाम पर गौर कीजिए। नाम रखे गए द रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट। इन दोनों नामों में एक कॉमन पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो पाकिस्तान ने एक बड़ी शातिर तरीके से किसी भी प्रकार का कोई इस्लामिक शब्द का प्रयोग नहीं किया। पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट के तहत उसने एक ग्लोबल लेवल पर मैसेज ये देने की कोशिश करी कि भारत में एक फासिस्टवाद की सरकार है और उस सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसको पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट कर रही है। और रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो भी एक प्रकार का सेकुलर नाम रखा गया जिससे कि इस्लामिक जिहाद का जो एंगल है वो न्यूट्रलाइज हो पाए, नलीफाई हो पाए। लेकिन आज की डेट में ये बात तो प्रूव हो गई कि रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट दोनों के दोनों लश्कर और जैश ए मोहम्मद के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। हाल ही में हुए इस गंदरबल के अटैक को भी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेख साजिद गुल और कोई नहीं बल्कि लश्कर का पुराना कमांडर है। इसने कश्मीर घाटी में पहले भी बहुत लश्कर के बिहाफ पर एक्टिविटीज़ की हैं और अब द रेजिस्टेंस फ्रंट के बिहाफ पर इसने ये कार्य किया। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ को ऑब्जर्व करके देखिए कि जैसे ही ये अटैक हुआ सुंदरबन में, इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हम ये देखते हैं कि जैसे ही लश्कर ए तैयबा के रेजिस्टेंस फ्रंट ने ये अटैक किया, इसके बाद तुरंत पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट जो है, जो कि आइडियली जैश ए मोहम्मद का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है रियलिटी में, वो आगे आकर उसने जो है रेजिस्टेंस फ्रंट की इस हरकत को गंदरबल में समर्थन किया।
उसने ये बात बोली कि नहीं, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जो ये गंदरबल में एक्टिविटी की है जेड मोड़ के पास, जहाँ पर उसने उस गुफा के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को तोड़ा है और वहाँ पर लोग मारे हैं, इससे रेजिस्टेंस फ्रंट को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट ने स्टेटमेंट में ये भी बोला कि इस पर्टिकुलर गतिविधि से हमारे मित्र, हमारे एलाई चीन को भी फायदा होगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि पुराने तौर पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो 1990 के दशक में जब कश्मीर घाटी में आतंकवादी हरकतें होती थीं तो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद एक दूसरे से कम्पीट किया करते थे। ये हम पहली बार देख रहे हैं कि आईएसआई की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है और ये इस इंसिडेंट में पहली बार ऑब्जर्व किया गया कि लश्कर तैयबा के एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक्टिविटी करी और उसको ओपोज नहीं और कम्पीट नहीं बल्कि समर्थन देने के लिए पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट आगे आया। इससे एक नया डायनेमिक भारत की खुफिया एजेंसीज के सामने अब ये आता है कि क्या पाकिस्तान एक लॉन्ग रन में एक बड़ी अम्ब्रेला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो क्रिएट करने नहीं जा रहा, क्योंकि यदि रेजिस्टेंस फ्रंट की एक्टिविटी को पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट का समर्थन दिया जाए और वो भी एक स्टेटमेंट के तहत ओपनली, तो एक चीज़ तो प्रूव हो रही है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है जो पाकिस्तान प्लान कर रही है और ये स्टेटमेंट को हम हल्का नहीं ले सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात जो पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट के इस स्टेटमेंट में ये बात बोली गई कि हमारे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को जो रेजिस्टेंस फ्रंट ने किया है इससे हमारे एलाई, हमारे मित्र चीन को मदद मिलेगी। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है क्योंकि चीन अभी तक खुद कश्मीर घाटी में पाकिस्तान द्वारा समर्थक टेररिस्ट एक्टिविटीज से दूर रहता था, लेकिन यदि पहली बार अगर चीन का नाम इस पूरे एस्पेक्ट में डायरेक्टली आया है और चीन का नाम और किसी ने नहीं बल्कि पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट ने लिया है और चीन का नाम पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट जो कि जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन से डायरेक्टली जुड़ी है, उससे ये अब एक प्रूफ क्लियर हमारे सामने आ जाता है कि जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन को, लश्कर तैयबा जैसे संगठन को, जिनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दबाव होने के कारण क्योंकि पाकिस्तान खुद ओपन तरीके से समर्थन नहीं कर पा रहा है, तो आज की डेट में इस स्टेटमेंट से ये प्रूव हो जाता है कि बैकएंड लेवल पर इनको चीन का समर्थन है। और चीन का समर्थन अब इस बात से भी प्रूव होता है कि यदि हम द रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट दोनों के दोनों संगठनों की पिछले 2 साल की हरकतों को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो सारे डॉट्स बहुत क्लियर कट कनेक्ट होते हैं। आज की डेट में 2023-2024 पिछले लगभग 1.5 सालों से कश्मीर घाटी में रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट की तरफ से जब भी कोई आतंकवादी हरकत की गई है तो उस आतंकवादी हरकत में सबसे पहले तो हमने ये देखा कि M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल्स का प्रयोग किया गया, जो कि और कोई नहीं बल्कि चीन जो है वो पाकिस्तान आर्मी को और ISI को कस्टमाइज करके बना के दे रही है। इसके साथ साथ इन दोनों ग्रुप्स के तहत नाइट विजन गॉगल्स का प्रयोग किया गया और नाइट विजन गॉगल्स का प्रयोग, और वो भी एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसको पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा बल्कि चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। ये प्रूव होता है कि चाइना इस गेम में इन्वॉल्व है। और तीसरा कि जब भी हमने इन फॉरेन टेररिस्ट्स को जो पाकिस्तान से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट और रेजिस्टेंस फ्रंट की, और जब भी इनको हमारी सुरक्षा फोर्सेस की तरफ से इनकाउंटर में मारा जाता है, इनके पास इनक्रिप्टेड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट मिलता है जो भी चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड होता है। तो हर एक एस्पेक्ट से ये अप्रूव हो गया इस स्टेटमेंट से और पिछले 1.5 साल की गतिविधियों से कि चीन तो इस पूरे के पूरे खेल में पहली बार डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब सवाल दूसरा उठता है कि ये लोग एक महत्वपूर्ण इक्विपमेंट जिसके बारे में मैंने चर्चा करी, जिसको हम नाइट विजन गॉगल कह रहे हैं, उसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं? और दूसरा सवाल, चीन यहाँ पर क्या कर रहा है? दोनों चीज़ों को समझते हैं। पहली बात, 2019 से जब से अनुच्छेद 370 हटा तब से भारत की सुरक्षा फोर्सेस जो हैं उनका पूरा का पूरा एक सिक्योरिटी ग्रिड कश्मीर घाटी में बनाया गया। इस कश्मीर घाटी में इस सिक्योरिटी ग्रिड को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये सिक्योरिटी ग्रिड में भारत ने 2019 से भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, इसके साथ साथ भारत की जो आर्मी है उसका मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो यूनिट है, और BSF की G ब्रांच जो कि कश्मीर घाटी में एक इंटेलिजेंस यूनिट की तरह से ऑपरेट करती है, इन सारे संस्थाओं को मिलाकर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ग्रिड बनाया गया। लेकिन जब ये सिक्योरिटी ग्रिड 2019 में बना, ये सिक्योरिटी ग्रिड ने कार्य जो शुरू करा उस समय ऑपरेशंस का, इसने शुरू करा कार्य कश्मीर में नॉर्दर्न पार्ट में, इसने शुरू करा कश्मीर के वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर जो है उसमें थोड़ा बहुत प्रेजेंस,
नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस पाकिस्तान के ओवरग्राउंड वर्कर्स का, पाकिस्तान के टेररिस्ट्स का और उनके पूरे के पूरे नैरकोटिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत था। सुरक्षा बलों ने ये जो एक मेगा सिक्योरिटी ग्रिड बनाया इन सारी संस्थाओं को जोड़ के, इन्होंने अपर कश्मीर वैली, अगर मैं एक शब्द में समराइज करके बोलूं तो उस पूरे रीजन में इन्होंने अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश करी, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही चीन ने 2020 में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि भारत की सुरक्षा संस्थाओं ने एक बहुत अग्रेसिव इंटीग्रेटेड यूनिफाइड कमांड तहत एक सुरक्षा ग्रिड बनाई है जिसको भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र खुद मैनेज कर रहा है, उन्होंने ये चीज़ देखते हुए समझ लिया कि पाकिस्तान के इस पूरे टेररिज्म के गेम को भारत बहुत ही जल्द न्यूट्रलाइज कर देगा। अब भारत के इस सिक्योरिटी ग्रिड में भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो गया और भारत की मिलिट्री जो है, खास करके इंडियन आर्मी, उसने अपनी डिप्लॉयमेंट कश्मीर घाटी में बढ़ा दी ताकि जितने भी ये टेररिस्ट ऑपरेशंस हों उनको इंडियन आर्मी अपने लेवल पर मैनेज करके इन टेररिस्ट्स को फॉरेन लेवल पर न्यूट्रलाइज कर पाए। जैसे ही 2020 में चीन ने यह हरकत होते हुए देखी, उसने तुरंत क्या किया कि भारत की इस सिक्योरिटी ग्रिड को कमज़ोर करने के लिए उसने भारत के खिलाफ लद्दाख में एक फ्रंट खोल दिया और भारत जो है उस समय चीन के साथ एक बहुत बड़े कॉन्फ्रंटेशन में आ गया, जिसका खमियाजा हमने गलवान वैली क्लैश में भी देखा। गलवान वैली क्लैश और चीन के साथ जो ये पूरा समस्या चल रही है उसके बारे में मे बी कोई सेपरेट वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि चीन के साथ जब ये फ्रंट खुला तो चीन ने इस सिक्योरिटी ग्रिड को कमज़ोर करने की कोशिश की। चीन ने 2020-21 में इस पूरी सिक्योरिटी ग्रिड को डाइवर्ट करने की उसकी अटेंशन कोशिश करी लद्दाख में फ्रंट खोल के, और जैसे ही ये हुआ उसी दौरान बैकएंड पे पाकिस्तान क्या कर रहा था, उसने लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के थ्रू द रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट क्रिएट करवाए। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही उसने ये दोनों संगठन क्रिएट करवाए, उसने इन दोनों संगठनों को बोला कि आप नॉर्दर्न अपर कश्मीर वैली में मत जाइए जहां पर सिक्योरिटी ग्रिड बना था, आप ईस्टर्न पार्ट पे मत जाइए जहां अभी चाइना के साथ भारत लॉक्ड है, आप पकड़ लीजिए पीर पांजल, रजौरी, पूंछ का इलाका और साउथ कश्मीर का इलाका। अब आपको शायद खेल समझ आएगा कि 2022-23 से पाकिस्तान ने रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट को बनाने के बाद उनको भेजना शुरू करा पीर पांजल के थ्रू। पीर पांजल के जो जंगल हैं वो बड़े घने जंगल हैं, उन घने जंगलों में इस प्रकार की परिस्थिति है कि सैटेलाइट का पेनिट्रेशन भी ऊपर से मुश्किल है, जिसकी वजह से सैटेलाइट लेवल पर भी ऑब्जर्वेशन करना और इंटरसेप्शन करना ह्यूमन मूवमेंट का बहुत कठिन है। जंगल होने के कारण ग्राउंड फोर्सेस का, आर्मी का, बीएसएफ का वहाँ पर डायरेक्टली प्रेजेंस होना बहुत कठिन है। उन छोटे छोटे नालों में जो आज की डेट में पीर पांजल रेंजेस के बीच बने हुए हैं, छोटे छोटे जंगलों के बीच जो घने जंगल हैं, उनके वहाँ पर पेड़ों को काटते हुए रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट के लोग उस इलाके से भारत के अंदर घुसने लगे। और भारत में जब वो कश्मीर में घुसे तो उन्होंने कश्मीर में घुसकर 2023 और 2024 में इन सारी गतिविधियों को अंजाम दिया। तो पहली बात, जो गंदरबल में अभी हाल ही में ये हुआ, जिसमें शेख साजद गुल, जो उस बंदा जिसने आकर इस एक्टिविटी को पूरा अंजाम दिया, अब आपको समझ आएगा कि वो बंदा जो है पीर पांजल के थ्रू क्यों आया। अब आपको समझ आएगा कि पीर पांजल, रजौरी, पूंछ का जो इलाका है, इस समय साउथ कश्मीर का इस इलाके को हॉटबेड ऑफ न्यू टेररिज्म क्यों कहा जा रहा है। और यहाँ पर चीन का जो इक्विपमेंट है इन दोनों संगठनों को, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट और रेजिस्टेंस फ्रंट को, अब सवाल उठता है कि वो क्यों दिया जा रहा है। चीन जो कि अभी तक मैंने आपको बताया कि बिल्कुल भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं था, उसने कब से दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। खैर, आपको सुन के हैरानी होगी कि चीन की दिलचस्पी बनी पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट और रेजिस्टेंट फ्रंट को सपोर्ट करने के लिए लास्ट ईयर भारत की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इस संगठन ने एक बहुत बड़े सर्वे के तहत कश्मीर घाटी में जम्मू के पास का जो इलाका है, इनफैक्ट वो इलाका ऑफिशियली वैसे एडमिनिस्ट्रेटिवली जम्मू में ही आता है, रियासी एरिया, उस इलाके में एक बहुत बड़ा फाइंडिंग किया। और फाइंड ये हुआ कि वहाँ पर रियासी में 6 मिलियन टन लिथियम पाया गया है। लिथियम इस समय एक ऐसा रेयर अर्थ मिनरल है जिसके पाए जाने से भारत में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। जब ये 6 मिलियन टन का लिथियम वहाँ पर डिस्कवर किया गया,
इस डिस्कवरी के बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बोली कि इस डिस्कवरी के बाद भारत विश्व तौर पर 7वां सबसे लार्जेस्ट देश अब बन चुका है जिसके पास लिथियम के रिजर्व्स हैं। अब सारा समस्या और सारा खेल शुरू ही यहाँ से होता है चीन का लेके। क्यों? क्योंकि लिथियम आज की डेट में एक ऐसा रेयर अर्थ मटेरियल है जिसका प्रयोग सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों जगह पे हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, भारत ने अपनी नेट ज़ीरो की जो प्लेज है उस प्लेज में एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये बोला है कि हम 70% कमर्शियल व्हीकल्स जो भारत में चल रहे हैं इस समय 2030 तक उनको रिप्लेस कर देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो भारत आज की डेट में एक बहुत अग्रेसिव लेवल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ डलती है वो है लिथियम आयन बैटरी। अगर हम लिथियम एज अ रिसोर्स को आज की डेट में देखें तो 8% ये रिसोर्स चीन के पास खुद है और 56% ग्लोबल लेवल पर ये रिसोर्स जो लिथियम है वो अर्जेंटीना, ब्राज़ील और चिली में है। और इन तीनों देशों में चीन ने अपनी अलग अलग प्रकार की कंपनियां बनाकर वहाँ के माफिया ग्रुप्स के साथ एंगेज कर इस पूरे के पूरे जो लिथियम रिजर्व्स हैं उस पर कब्जा कर रखा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की डेट में विश्व का 60% से अधिक लिथियम का कंट्रोल एक इकलौते देश चीन के पास है। इस पूरे गेम प्लान में चीन का जो रोल है वो ये है कि चीन ये बात समझ चुका है कि यदि 60% ग्लोबल लेवल के लिथियम अगर मैं सप्लाई करूंगा तो मुझे जब आवश्यकता होगी तो मैं इस ग्लोबल लेवल के लिथियम सप्लाई को वेपनाइज भी करूंगा। वेपनाइज करने का मतलब ये है कि चीन ने ये रणनीति बना रखी है कि अगर मुझे आवश्यकता हुई तो मैं इस लिथियम के व्यापार को उस किसी भी देश के साथ रोक सकता हूं जो देश मेरे खिलाफ कोई रणनीति बनाए। और चीन ये व्यवहार 2010 में पहली बार जापान के साथ कर चुका है। जापान और चीन के बीच में जो हमेशा से इश्यूज रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में 2010 में चीन एक बार पहले भी जापान के खिलाफ उसको लिथियम आयन के इस रिजर्व को देने में उसने अड़चनें पैदा कर दी थी। तब से लेके आज तक ये बात तो स्पष्ट है कि चीन ग्लोबल लिथियम रिजर्व्स का एक मेजर प्लेयर है और जाहिर सी बात है कि वो उसको वेपनाइज करना चाहता है। और चीन से ये बात अब डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, उसको इस चीज़ को सुन के अपच हो रही है कि किस तरीके से भारत को एक 6 मिलियन टन का लिथियम रिजर्व रियासी एरिया में कश्मीर घाटी जम्मू रीजन के पास उसको मिला है। अब दिक्कत ये है कि चीन आज की डेट में पहली बात इस चीज़ के अंदर एक अड़चन पैदा करना चाहता है। अब उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि जब ये हमने लिथियम की डिस्कवरी करी लास्ट ईयर, तुरंत उस समय भारत ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ये पूछा कि भाई ये जो लिथियम आयन है हमारे पास, ये जो मिनरल हमें मिला है, इसको एक्सप्लोर कैसे किया जाए? क्या हमारे पास सरकारी लेवल पे कोई टेक्नोलॉजी है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत की सरकार को बोला कि हमारे पास कोई प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है अभी कि जिससे हम इस रिसोर्स को निकाल के इसको एक्सप्लोर कर पाएँ। उसका कारण ये है कि जो मशीनरी की रिक्वायरमेंट है और जो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है वो भारत की सरकार के किसी संस्था के पास नहीं है। भारत की सरकार ने एज अ रिजल्ट क्या किया? भारत की सरकार ने पार्लियामेंट में जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है उसको अमेंड किया 2023 में। अमेंड करके ये बात बोली कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट इस लिथियम आयन रिसोर्स को अब एक्सप्लोर करने के लिए लाई जाएगी और कानूनी तौर पर इस लिथियम आयन रिसोर्स को जो हमें मिला है, जो कि एक संपत्ति है देश की, उसको एक्सप्लोर करने में प्राइवेट सेक्टर मदद करेगी। तो कानूनी तौर से जो प्राइवेट सेक्टर को एक अड़चन था वो पहली बात हट गया और चीन को इस चीज़ से भी बहुत निराशा हुई। उसको ये बात से खुशी थी कि भारत की सरकार ने लिथियम तो चाहे एक्सप्लोर कर लिया हो लेकिन उसके बाद टेक्नोलॉजी ही नहीं है इसको एक्सप्लॉइट करने की। लेकिन जब भारत ने इस लॉ को अमेंड किया और अपने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के अमेंडमेंट के बाद जब उसने ये बात बोली कि अब प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो आज की डेट में भारत सरकार के साथ मिलकर इस पर्टिकुलर लिथियम को एक्सप्लोर करेंगी, तब से चीन एकदम बावला हो गया। और वो इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने तुरंत जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पूछा कि भाई आप बताइए कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर कोई प्राइवेट कंपनी होगी जो हमारी इस चीज़ में मदद कर पाएगी।
तो जियोलॉजिकल सर्वे ने लास्ट ईयर भारत की सरकार को बोला कि साहब ये जो लिथियम आयन हमारे यहाँ पाया गया है, इसका एक फीचर ये है कि ये एक हार्ड रॉक है और इस हार्ड रॉक को हमें तोड़कर लिथियम निकालना पड़ेगा। और आज की डेट में ये जो हार्ड रॉक को तोड़कर मिनरल को निकालने की एबिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, ये इस समय भारत के एक ऐसे देश के पास है जिसके साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, और वो है ऑस्ट्रेलिया। और भारत ने पिछले साल ही एक एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया को दी कि भाई हमारे पास एक ऐसी परिस्थिति है कि हमारे पास हार्ड रॉक लिथियम है, हमें मालूम चला है कि आपके यहाँ पर भी हार्ड रॉक मिनरल्स जो हैं उसको एक्सप्लोर करने की टेक्नोलॉजी आपके पास है। और जब ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि हाँ है, तो हमने उनको बताया कि हमने कानून को अपने अमेंड कर दिया है, हम आपसे जो है एक पार्टनरशिप चाहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने और भारत ने पिछले साल क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप एक अग्रीमेंट साइन किया, और इस क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप अग्रीमेंट के तहत पिछले साल से ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज जो हैं और ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा इस इलाके में एक सर्वे चालू हुआ। उस दौरान चीन ने यह निर्णय लिया, और निर्णय ये लिया कि भारत को कुछ भी करके ये जो रियासी में हम लोगों ने लिथियम पाया है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए हमें अड़चनें पैदा करनी पड़ेंगी। अब आप कनेक्ट कीजिए डॉट्स को। चीन ने निर्णय लिया कि पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट और रेजिस्टेंस फ्रंट को समर्थन देंगे, इनके थ्रू कश्मीर घाटी में टेररिज्म को बढ़ाएंगे, इनको इक्विपमेंट से लेके डिफेंस टेक्नोलॉजी से लेके आर्मामेंट से लेके सब कुछ देंगे। और दूसरी बात, चीन की तरफ से भी पाकिस्तान को ये चीज़ के बारे में मुहिम चलवाई गई कि अब अपने आतंकवादियों को आप नॉर्दर्न पार्ट से मत भेजिए जहां पर भारत ने एक सिक्योरिटी ग्रिड बनाया हुआ है, आप उस इलाके में भेजिए जहां पर भारत का सिक्योरिटी ग्रिड अभी तक पहुंचा नहीं था, और वो है जो मैंने आपको बताया पीर पांजल रजौरी पूंछ का इलाका। और इस इलाके से अब रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट के लोग घुसते हैं। अब सवाल ये उठता है, इस कॉन्टेक्स्ट में भारत के पास अभी क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहला ऑप्शन जो भारत के पास है वो ये है कि हमें अपना जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको इनलार्ज करके आज की डेट में सदर्न कश्मीर रजौरी पूंछ वाले इलाके में वहाँ तक लेके आना है, पीर पांजल के इलाके में लाना है। दूसरा, हमें और कुछ नहीं तो सबसे महत्वपूर्ण लेवल पर, यदि क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर आज की डेट में पीर पांजल के जंगलों को पेनिट्रेट करने में हमारे लिए सक्षम नहीं है, तो हमें और कुछ नहीं करना बल्कि जितने भी ह्यूमन इंटेलिजेंस एसेट्स हैं पीर पांजल के आसपास के इलाकों में, उन ह्यूमन इंटेलिजेंस एसेट्स को हमें हर हालात में एक्टिवेट करना है, डेवलप करना है, नर्चर करना है। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान को हमें उसी की मेडिसिन जो है, उसी की जो दवाई है, उसका टेस्ट दिलवाना है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड इलीगल कश्मीर का जो इलाका है, उस इलाके में हमें कुछ ना कुछ करके प्रोटेस्ट पैदा करने हैं, जिससे कि पाकिस्तान को ये समर्थन, एक मैसेज चला जाए कि जो आप इन टेररिस्ट ग्रुप का समर्थन कर रहे हैं, ये मत भूलिएगा कि उन टेररिस्ट ग्रुप्स को जिनको आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से चला रहे हैं, हम उसी इलाके में आपका रहना मुश्किल कर देंगे। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो इलाका है, वहाँ पर आए गए दिन बड़े प्रोटेस्ट होते रहते हैं। हमारे लड़के काम अच्छा कर रहे हैं, आप चीज़ को समझिए। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो क्योंकि पूरा इलाका पहाड़ी इलाका है, खेती बाड़ी नहीं होती, गेहूँ नहीं उगता वहाँ पे, तो जितना गेहूँ सप्लाई किया जाता है लोगों को गिलगिट बल्टिस्तान से लेके पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में, वो पाकिस्तान के पंजाब के इलाके से आता है। और वहाँ पर जितने भी ये जो मिडल मैन हैं, ये क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर रिसोर्स को, यानी कि गेहूं को वहाँ पर प्रोवाइड करने में कमीशन चार्ज करते हैं। तो जो गेहूं के दाम पाकिस्तान के पंजाब में हैं, उससे कई गुना महंगे गेहूं के दाम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के उस इलाके में हैं। यानी कि उस इलाके के लोगों के लिए एक डबल मार है कि पहली चीज़ तो वो गेहूं को खुद उगा नहीं सकते, और क्योंकि अपने ही देश में से गेहूं को उनकी सप्लाई मिल रही है, वो मिल रही है 4 से 6 गुना महंगे प्राइस पे। और यही व्यक्ति जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इस्लामाबाद या लाहौर आता है, तो वो देखता है कि गेहूं के प्राइस वहाँ पर और वहाँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले इलाके में कितना अंतर है। इससे वो बड़ा खिंचता है। तो ये एक वहाँ पर लोगों की फॉल्ट लाइन है, जिससे वजह से लोग आज की डेट में इरिटेट हो रखे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में जितनी भी नदियाँ हैं,
उन नदियों पे पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट्स बनाकर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश की है। कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स चीन की छोटी छोटी कंपनियों ने वहाँ पर चला रखे हैं। अब एक उदाहरण देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में जब हाइड्रो पावर को जनरेट किया जाता है तो जनरेशन का कॉस्ट पड़ता है 3 पाकिस्तानी रुपए पर मेगावाट, इतना सस्ता। लेकिन ब्यूटी पता है क्या है कि जनरेट करने का अगर कॉस्ट है 3 रुपए, वो भी पाकिस्तानी रुपए पर मेगावाट, तो वो बिजली आइडियली इन लोगों को 3 रुपए या 3.5 रुपए में पर मेगावाट वहाँ पर मिलनी भी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सारी की सारी बिजली जिसका उत्पाद होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उस बिजली को ले जाया जाता है पंजाब पाकिस्तान में, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए जो बिजली प्रोवाइड की जा रही है वो आ रही है कश्मीर घाटी से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। और वही बिजली जिसका उत्पाद वहाँ हो रहा है, यदि वो बिजली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक व्यक्ति को अगर प्रोवाइड की जाती है तो उसका चार्ज उसको देना पड़ता है 60 पाकिस्तानी रुपए पर मेगावाट। अब आप सोच के देखिए, एक चीज़ तो तय है कि यहाँ पर 3 रुपए वाली बिजली यदि 60 रुपए में आपको मिल रही है, और वो भी तब जब प्रोड्यूस आप ही के यहाँ पर हो रही है, इससे ये तो चीज़ तय है कि बिजली को लेके वहाँ पर बहुत बड़ा एक फॉल्ट लाइन है। और हो क्या रहा है कि आए गए दिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कई बार प्रोटेस्ट होते रहते हैं, जहाँ पर लोग अपने बिजली के बिलों को लेके सड़कों पे उतर आते हैं और उनको जलाना शुरू कर देते हैं। ये सड़कों पे आते कैसे हैं? इनको एकजुट करके लाया कैसे जाता है? इनके अंदर ये प्रोटेस्ट पोटेंशियल को जनरेट कैसे किया जाता है, चाहे वो गेहूं को लेके हो या बिजली को लेके हो? हमारे लड़के काम अच्छा कर रहे हैं। एक चीज़ तय है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये प्रोटेस्ट जारी है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये है कि वहाँ पर जो उनके चुनिंदा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के फेडरल असेंबली और साथ में लोकल असेंबलीज में बिठाया जाता है, उनको कोई पावर नहीं है, वो एकदम पावरलेस हैं। वहाँ पर तो ये हालात है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में पाकिस्तान के आर्मी का एक कप्तान इलाके के गवर्नर से भी ज़्यादा पावर रखता है, और वो इलाके के गवर्नर को भी जाके हड़का देता है। तो आप सोच के देखिए कि लोग वहाँ पर कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उनके जो चुनिंदा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी कोई ताकत ही नहीं है पाकिस्तान आर्मी के सामने। और पाकिस्तान आर्मी के मेजॉरिटी अधिकारी, मेजॉरिटी अफसर 50% से भी अधिक वो आते हैं पाकिस्तान पंजाब से। और सारी बिजली कहाँ जा रही है? पाकिस्तान पंजाब। गेहूं कहाँ से आ रहा है? पाकिस्तान पंजाब। तो एक चीज़ जो भारत बहुत केयरफुली वहाँ पर नर्चर कर रही है वो ये है कि पाकिस्तान पंजाब और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के बीच में इस फॉल्ट लाइन को हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। काम अच्छा हो रहा है और ये काम आगे भी अच्छा होता रहेगा, क्योंकि आए गए दिन जब वहाँ पर प्रोटेस्ट होंगे तो पाकिस्तान को एक चीज़ तो समझ आएगी धीरे धीरे कि ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जिन्होंने अपनी सेंचुरियाँ बना रखी हैं उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में, इतने सरल तरीके से तो वो वहाँ पर काम कर नहीं पाएंगी, उनके लिए दिक्कत होगी। और आखिर में एक चीज़ और मत भूलिएगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के उस इलाके में एक नया एक कॉन्सेप्ट जो चालू हुआ है वो ये है कि लोग वहाँ पर सडनली तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम के जो एक आतंकवादी ग्रुप है उसका समर्थन बहुत कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करवाने में। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो अलकायदा का ऑफशूट है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान में सारे वो लोग हैं जो अलकायदा के लोग थे। और इस कारण से क्या हो रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं, इसके बारे में कोई डिटेल्ड वीडियो कभी अलग से बनाएंगे, लेकिन बस इतना ही फॉर द टाइम बिंग याद रखिए कि अलकायदा के पुराने लोग जो आज की डेट में तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान तालिबान से भी जाना जाता है नाम से, क्योंकि वो उसमें जुटे हुए हैं और उसमें जुट के वो पाकिस्तान आर्मी को टारगेट कर रहे हैं। तो इस हेट्रेड के तहत जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस समय है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। और इस समर्थन में एक चीज़ ये भी तय हो रही है कि वो जब पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करते हैं, उनको मारते हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वो और कुछ नहीं बल्कि वहाँ के ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। तो आप अगर हमारे यहाँ ओवरग्राउंड वर्कर क्रिएट करेंगे
तो ये मत भूलिएगा कि आपके वहाँ पर भी ओवरग्राउंड वर्कर क्रिएट किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आखिर में बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान तालिबान है, ये ना तो अफ़गान तालिबान जैसी है, ना तो ये दाइश जैसी है, ना ही ये अलकायदा जैसी है। कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान तालिबान जो है वो किसी आइडियोलॉजी में नहीं मानती, और जितने भी आतंकवादी ग्रुप होते हैं अक्सर उनकी बहुत गहरी आइडियोलॉजी होती है, आइडियोलॉजी के बिना ऑपरेट नहीं करते। तो कहना गलत नहीं होगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान आज की डेट में मर्सिनरी हैं, यानी कि पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, पैसे के लिए किसी को भी मारने को तैयार है। तो पैसे से अगर ये पाकिस्तान आर्मी को मार रहे हैं और इनसे अगर पैसे देकर पाकिस्तान आर्मी को मरवाया जाए या पाकिस्तान के अंदर जो कुछ एनिमीज है उनको मरवाया जाए, तो पाकिस्तान उसी चीज़ का टेस्ट ले पाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको इस पूरे कश्मीर घाटी में क्या चल रहा है, चीन का क्या एंगल है और खेल असल में क्या है, वो सब क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।